हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशनल असेसमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं शैक्षिक मूल्यांकन। प्रश्न एवं उनके उत्तर खंड आ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बुद्धि 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है, थर्स्टन स्पष्ट कीजिए। यानी कि थर्स्टन के अनुसार स्पष्ट करना है। बुद्धि 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है, थर्स्टन स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, देखते हैं उत्तर में क्या दिया हुआ है। थर्स्टन ने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में बुद्धि के 13 खंडों या तत्वों अर्थात मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है। थर्स्टन ने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में बुद्धि के 13 खंडों या तत्वों अर्थात मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है। इनमें से उसने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को स्पष्ट करते हुए उनका मापन करने वाली एक परीक्षण माला टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटीज भी बनाई है। इनमें से उसने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को स्पष्ट करते हुए उनका मापन करने वाली एक परीक्षण माला टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटीज भी बनाई है। थर्स्टन द्वारा उल्लिखित 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं निम्नलिखित हैं। आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं। थर्स्टन द्वारा उल्लिखित 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं निम्नलिखित हैं। पहला है आंकिक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी। दूसरा है शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी। तीसरा है तार्किक योग्यता, रीजनिंग या लॉजिकल एबिलिटी। चौथा है स्थान संबंधी या देशिक योग्यता, स्पेशियल एबिलिटी। पांचवा है स्मृति योग्यता, मेमोरी एबिलिटी। छठा है शब्द प्रवाह योग्यता, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। सातवां है प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, परसेप्चुअल एबिलिटी। थर्स्टन द्वारा उल्लिखित 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला है आंकिक योग्यता, दूसरा है शाब्दिक योग्यता, तीसरा है तार्किक योग्यता, चौथा है स्थान संबंधी या देशिक योग्यता, पांचवा है स्मृति योग्यता, छठा है शब्द प्रवाह योग्यता और सातवां है प्रत्यक्षीकरण की योग्यता। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, बुद्धि 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है, थर्स्टन स्पष्ट कीजिए। थर्स्टन ने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में बुद्धि के 13 तत्वों या खंडों अर्थात मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है। इनमें से उसने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को स्पष्ट करते हुए उनका मापन करने वाली एक परीक्षण माला टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटीज भी बनाई है। थर्स्टन द्वारा उल्लिखित 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं निम्नलिखित हैं। थर्स्टन द्वारा उल्लिखित 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं निम्नलिखित हैं। पहला है आंकिक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी। दूसरा है शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी। तीसरा है तार्किक योग्यता, रीजनिंग या लॉजिकल एबिलिटी। चौथा है स्थान संबंधी या देशिक योग्यता, स्पेशियल एबिलिटी। पांचवा है स्मृति योग्यता, मेमोरी एबिलिटी। छठा है शब्द प्रवाह योग्यता, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी और सातवां है प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, परसेप्चुअल एबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है, परिभाषा दीजिए। फ्रेंड्स, आपको बता दें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है, परिभाषा दीजिए। समानता व्यक्तित्व, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनालिटी। सामान्यता व्यक्तित्व से तात्पर्य किसी व्यक्ति के रूप, रंग, कद, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतलापन अर्थात उनकी शारीरिक बनावट या संरचना, व्यवहार एवं मृदुभाषी होने से होता है। समानता व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी से तात्पर्य किसी व्यक्ति के रूप, रंग, कद, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतलापन अर्थात उसकी शारीरिक बनावट या संरचना,
व्यवहार एवं मृदुभाषी होने से होता है। ये सभी गुण व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का दर्पण होते हैं, यानी कि व्यक्ति के अंदर ये सभी गुण देखने को मिलते हैं। इन सभी गुण को देखकर हम व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की पहचान कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार की विधियों, रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा कुशलताओं के सबसे विशिष्ट एकीकरण के रूप में की जा सकती है। व्यक्ति की परिभाषा व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार की विधियों, रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा कुशलताओं के सबसे विशिष्ट एकीकरण के रूप में की जा सकती है। आलपोर्ट के अनुसार देखिएगा, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो कि उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। स्पष्ट है कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक गुणों के सुसंगठित एवं गतिमान संगठन हेतु किया जाता है, जिसे वो अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। फिर से देखिएगा, व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार की विधियों, रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा कुशलताओं के सबसे विशिष्ट एकीकरण के रूप में की जा सकती है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो कि उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। स्पष्ट है कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक गुणों के सुसंगठित एवं गतिमान संगठन हेतु किया जाता है, जिसे वो अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन में आदान प्रदान में व्यक्त करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार, आपको पता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार, ध्यान दीजिएगा। व्यक्तित्व का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने किया है। पहले है शेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। पहला है कोमल और गोलाकार, दूसरा है आयताकार, तीसरा है लंबाकार। न्यूमैन एवं स्टर्न ने व्यक्तित्व के 2 भागों में बांटा है। पहला है विश्लेषणात्मक व्यक्तित्व, दूसरा है संश्लेषणात्मक व्यक्तित्व। पहला है विश्लेषणात्मक व्यक्तित्व, दूसरा है संश्लेषणात्मक व्यक्तित्व। विश्लेषणात्मक व्यक्तित्व क्या है? जो किसी भी बात के सूक्ष्म अध्ययन में रुचि रखते हैं वो विश्लेषणात्मक व्यक्तित्व कहलाते हैं। दूसरा संश्लेषणात्मक व्यक्तित्व, जो प्रायः समीक्षा करना पसंद नहीं करते हैं, वो है संश्लेषणात्मक व्यक्तित्व। आगे मनोविश्लेषणवादी जुंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी। अंतर्मुखी जो चिंतनशील एवं स्वकेंद्रित होते हैं, बहिर्मुखी जो बाह्य जगत में रुचि रखते हैं, उभयमुखी जो दोनों के बीच की स्थिति में होते हैं। देखिए, आधुनिक वर्गीकरण व्यक्तित्व के 3 प्रकार की पुष्टि करता है। पहला है भावुक, दूसरा है कर्मशील, तीसरा है विचारशील व्यक्तित्व। फिर से एक बार देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। देखिए, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार, ध्यान दीजिएगा। व्यक्तित्व का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने किया है। पहला है शेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है कोमल और गोलाकार, दूसरा है आयताकार, तीसरा है लंबाकार। न्यूमैन एवं स्टर्न ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है। पहला है विश्लेषणात्मक, दूसरा है संश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक व्यक्तित्व जो किसी भी बात के सूक्ष्म अध्ययन में रुचि रखते हैं, और संश्लेषणात्मक व्यक्तित्व वो होते हैं जो प्रायः समीक्षा करना पसंद नहीं करते हैं। आगे देखिए, मनोविश्लेषणवादी जुंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी। अंतर्मुखी जो चिंतनशील एवं स्वकेंद्रित होते हैं, बहिर्मुखी वे होते हैं जो बाह्य जगत में रुचि रखते हैं, उभयमुखी वे होते हैं जो दोनों के बीच की स्थिति में होते हैं। आगे देखिए, आधुनिक वर्गीकरण व्यक्तित्व के 3 प्रकार की पुष्टि करता है। पहला है भावुक, दूसरा है कर्मशील, तीसरा है विचारशील। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? आपको तो अभी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये भी आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? ध्यान दीजिए, वर्तमान समय में विभिन्न बुद्धि परीक्षणों का उपयोग
आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। वर्तमान समय में विभिन्न बुद्धि परीक्षणों का उपयोग आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। यथा पहला है सर्वोत्तम बालक या छात्र का चुनाव, दूसरा है पिछड़े हुए बालकों का चुनाव, तीसरा है समस्यात्मक और अपराधी बालकों का चुनाव का सुधार, चौथा है कक्षा में बालकों का वर्गीकरण, पांचवा है बालकों की क्षमता अनुसार कार्य, छठा है बालकों की विशिष्ट और व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान, सातवां है बालकों की भावी सफलता का ज्ञान, आठवां है पाठ्य विषयों का चयन, नौवां है अनुसंधान क्षेत्र। और आगे देखिएगा 10 नंबर है निर्देशन और परामर्श का क्षेत्र, 11 नंबर है सेना की भर्ती, 12 नंबर है छात्रवृत्तियों को प्रदान करना, 13 नंबर है औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र, 14 नंबर है मानसिक रोगों का निदान आदि। फिर से एक बार देखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सामान्य वर्तमान समय में विभिन्न बुद्धि परीक्षणों का उपयोग आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। यथा पहला सर्वोत्तम बालक या छात्र का चुनाव, दूसरा है पिछड़े हुए बालकों का चुनाव, तीसरा है समस्यात्मक और अपराधी बालकों का सुधार, चौथा है कक्षा में बालकों का वर्गीकरण, पांचवा है बालकों की क्षमता अनुसार कार्य, छठा है बालकों की विशिष्ट और व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान, सातवां है बालकों की भावी सफलता का ज्ञान, आठवां है पाठ्य विषयों का चयन, नौवां है अनुसंधान क्षेत्र। आगे देखिएगा 10 नंबर है निर्देशन और परामर्श का क्षेत्र, 11 नंबर है सेना की भर्ती, 12 नंबर है छात्रवृत्तियों को प्रदान करना, 13 नंबर है औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र, 14 नंबर है मानसिक रोगों का निदान आदि। ठीक है सर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सामूहिक बुद्धि परीक्षण से क्या मिलता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सामूहिक बुद्धि परीक्षण से क्या मिलता है। यह परीक्षण सामूहिक रूप से एक से अधिक अथवा संपूर्ण कक्षा के लिए उपयुक्त होता है। जब एक ही समय में कई व्यक्तियों की एक साथ बुद्धि परीक्षा होती है तो उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण इस शब्द से ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एक समूह बनाना पड़ेगा। समूह का मतलब क्या हो गया, जैसे संपूर्ण कक्षा के स्टूडेंट हो सकते हैं, उनमें आप बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, उनमें आप किसी चीज़ों के लिए बुद्धि परीक्षण करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखिएगा बुद्धि परीक्षण। यह परीक्षण सामूहिक रूप से एक से अधिक अथवा संपूर्ण कक्षा के लिए उपयुक्त होता है। जब एक ही समय में कई व्यक्तियों की एक साथ बुद्धि परीक्षा होती है तो उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई, अमेरिका में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई क्योंकि सैन्याधिकारियों को उच्च बुद्धि वाले सैनिकों का चयन करना था ताकि उन्हें ऑफिसर बनाया जा सके। इसके लिए 2 प्रश्नावलियों का निर्माण किया गया। पहला अल्फा परीक्षण, दूसरा बीटा परीक्षण। अल्फा परीक्षण क्या है, यह प्रथम श्रेणी की प्रश्नावली उनके लिए थी जो पढ़े लिखे और अंग्रेजी जानते थे। बीटा परीक्षण क्या है, बीटा परीक्षण अशिक्षित और अंग्रेजी ना जानने वालों के लिए थी। ये परीक्षण वाचिक प्रकार के थे जिनमें मौखिक या लिखित भाषा की आवश्यकता थी। कुछ विशिष्ट अभिवृत्तियों के लिए प्रश्नावलियाँ भी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। शैक्षिक मापन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा शैक्षिक मापन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। मापन शब्द से ही किसी वस्तु के मापने या नापने का भाव स्पष्ट होता है। मापन शब्द से ही किसी वस्तु के मापने या नापने का भाव स्पष्ट होता है। ये बात समानता व्यवहार की है, किंतु इसी को जब शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है तो यह मानव के विभिन्न व्यवहारों उन समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। मापन शब्द से ही किसी वस्तु के मापने या नापने का भाव स्पष्ट होता है। ये बात समानता व्यवहार की है, किंतु इसी को जब शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है तो ये मानव के विभिन्न व्यवहारों एवं समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। आगे देखिए, इस विषय में व्यक्ति को स्वतंत्र इकाई मानकर इसकी व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन
किया जाता है। जैसे विज्ञान विषय के अध्ययन में का की अपेक्षा खा को अधिक परेशानी का अनुभव क्यों होता है। इस तरह की समस्या के लिए मापन के द्वारा ही इस क्यों का जवाब ढूंढा जाता है। बुद्धि को मापन द्वारा आंका जाता है, व्यक्तित्व को भी विभिन्न परीक्षण द्वारा ही मापा जाता है। मापन ही एकमात्र साधन है। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। शैक्षिक मापन की उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मापन शब्द से ही किसी वस्तु के मापने या नापने का भाव स्पष्ट होता है। ये बात समानता व्यवहार की है, किंतु इसी को जब शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है तो ये मानव के विभिन्न व्यवहारों एवं समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। इस विषय में व्यक्ति को स्वतंत्र इकाई मानकर उसकी व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे विज्ञान विषय के अध्ययन में का की अपेक्षा खा को अधिक परेशानी का अनुभव क्यों होता है। इस तरह की समस्या के लिए मापन के द्वारा ही इस क्यों का जवाब ढूंढा जाता है। बुद्धि को मापन द्वारा आंका जाता है, व्यक्तित्व को भी विभिन्न परीक्षण द्वारा ही मापा जाता है। मापन ही एकमात्र साधन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक मूल्यांकन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। आपको तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आधुनिक काल में मूल्यांकन मनोविज्ञान एवं शिक्षा की महत्वपूर्ण देन है। आधुनिक काल में मूल्यांकन मनोविज्ञान एवं शिक्षा की महत्वपूर्ण देन है। बिना मूल्यांकन के मानव व्यवहार या उपलब्धियों का अध्ययन करने वाले विषयों का ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसके अभाव में ये विषय अपूर्ण ही माने जाएंगे। मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में इस बात का निश्चय करता है कि किसी भी कार्य की स्थिति क्या है। मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में इस बात का निश्चय करता है कि किसी भी कार्य की स्थिति क्या है। बालक विद्यालय जाकर क्या सीखता है, राम के विज्ञान विषय में कैसी प्रगति है, किस विषय की कौन सी पुस्तक सर्वोत्तम है, शिक्षा की दृष्टि से कौन सा विद्यालय श्रेष्ठ है, आदि अनेक प्रश्नों के उत्तर से मूल्यांकन की जीवंतता एवं महत्ता का स्वयं सिद्ध होती है। इस विषय में रेमर्स एवं रोज के शब्दों में मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है। फिर से देखिएगा, शैक्षिक मूल्यांकन की अवधारणा। ध्यान दीजिए, आधुनिक काल में मूल्यांकन मनोविज्ञान एवं शिक्षा की महत्वपूर्ण देन है। बिना मूल्यांकन के मानव व्यवहार या उपलब्धियों का अध्ययन करने वाले विषयों का ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसके अभाव में ये विषय अपूर्ण ही माने जाएंगे। मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में इस बात का निश्चय करता है कि किसी भी कार्य की स्थिति क्या है। बालक विद्यालय जाकर क्या सीखता है, राम की विज्ञान विषय में कैसी प्रगति है, किस विषय में कौन सी पुस्तक सर्वोत्तम है, शिक्षा की दृष्टि से कौन सा विद्यालय श्रेष्ठ है, आदि अनेक प्रश्नों के उत्तर से मूल्यांकन की जीवंतता एवं महत्ता स्वयं सिद्ध होती है। इस विषय में रेमर्स एवं रोज के शब्दों में मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। शैक्षिक मापन से आप क्या समझते हैं। आपको कभी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक मापन से क्या समझते हैं। समानता मापन कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार विभिन्न वस्तुओं, निरीक्षणों अथवा घटनाओं को सार्थक एवं संगत रूप में संकेत चिन्ह प्रदान करने की प्रक्रिया है। सामान्यतः मापन कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार विशिष्ट विभिन्न वस्तुओं, निरीक्षणों अथवा घटनाओं को सार्थक एवं संगत रूप से संकेत चिन्ह प्रदान करने की प्रक्रिया, अर्थात मापन के विभिन्न निरीक्षणों, वस्तुओं एवं घटनाओं का मात्रात्मक रूप से वर्णन किया जाता है। आगे देखिए, मापन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। वस्तुओं को मात्रात्मक प्रदान करते समय नियमों एवं सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। मापन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। वस्तुओं को मात्रात्मकता प्रदान करते समय नियमों एवं सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। इसे कुछ प्रमुख विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। पहले स्टीवेंस के अनुसार मापन के लिए निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। दूसरा है थॉर्नडाइक के मतानुसार प्रत्येक वस्तु जो तनिक भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, तथा कोई भी वस्तु
जिसके किसी परिणाम में सत्ता होती है मापन के योग्य है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन के उद्देश्य। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन। मूल्यांकन के उद्देश्य लिखिए। देखिएगा, मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है प्रवेश के समय प्रवेशार्थियों की योग्यता का मापन करना, उनकी रुचि और रुझान का पता लगाना और इन सबके आधार पर उन्हें प्रवेश देना। दूसरा है प्रवेश के बाद उनकी बुद्धि और व्यक्तित्व का मापन करना और उसके आधार पर उन्हें वर्ग विशेषों में विभाजित करना और समय समय पर व्यक्तित्व निर्माण में सहयोग देना। तीसरा है समय समय पर छात्रों का प्रशिक्षण के प्रभाव, शैक्षिक उपलब्धियों अथवा व्यवहार परिवर्तन का पता लगाना और उसके आधार पर छात्रों का मार्गदर्शन करना, उन्हें सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। अगला है शैक्षिक सत्र के अंत में विद्यार्थियों को उपलब्धि परीक्षा के आधार पर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना, श्रेणी प्रदान करना, कक्षोन्नति देना और प्रमाण पत्र देना। पांचवा है सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्रों की बुद्धि, रुचि, रुझान और योग्यता का पता लगाना और उसके आधार पर उन्हें शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। शैक्षिक मापन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान दीजिएगा। शैक्षिक मापन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। शैक्षिक मापन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है शैक्षिक मापन आंकिक होता है। शैक्षिक मापन का संबंध अंकों से होता है अथवा इसको मापन कहा ही नहीं जा सकता। शैक्षिक मापन के उपयोग से ही अंकों, मानकों, औसत आदि की प्राप्ति होती है। दूसरा है मापन की इकाइयों में अभिव्यक्ति। शिक्षा के क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन के लिए वास्तविक प्राप्तांकों को किसी समान आधार पर व्युत्पन्न फलांकों में परिवर्तित कर लेते हैं। परिमापित फलांक तथा टी फलांक इसके उदाहरण हैं। अगला शैक्षिक मापन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। शैक्षिक मापन में निरपेक्ष रूप से मापन नहीं किया जा सकता। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8। मूल्यांकन का अर्थ लिखिए। आपको बता दें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मूल्यांकन का अर्थ लिखिए। मूल्यांकन सीखने के साथ साथ निरंतर चलने वाली उस व्यापक प्रक्रिया से है। मूल्यांकन सीखने के साथ साथ निरंतर चलने वाली यानी लगातार चलने वाली उस व्यापक प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षा के मुख्य उद्देश्य से छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं यथा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि के सर्वांगीण विकास व संपूर्ण व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण के साथ साथ शिक्षा के अन्य सभी पहलुओं तथा उन्हें क्रियान्वित रूप देने में छात्रों द्वारा उसके ज्ञान व व्यवहार में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उन सबकी विभिन्न मानदंडों के आधार पर विभिन्न परिविधियों द्वारा निरंतर जांच पड़ताल, मापन, व्याख्या आदि किया जाना है। मूल्यांकन एक समावेशी धारणा है जो कि इच्छित परिणामों के गुण, महत्व एवं प्रभावशीलता का निर्माण करने के लिए समस्त प्रकार के प्रयासों एवं साधनों की ओर संकेत करता है। ये वस्तुगत प्रमाण तथा आत्मगत परीक्षण का मिश्रण है। फिर से एक बात देखिएगा, मूल्यांकन का अर्थ लिखिए। मूल्यांकन सीखने के साथ साथ निरंतर चलने वाली यानी लगातार चलने वाली उस व्यापक प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षा के मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं यथा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि के सर्वांगीण विकास व संपूर्ण व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण के साथ साथ शिक्षा के अन्य सभी पहलुओं तथा उन्हें क्रियान्वित रूप देने में छात्रों द्वारा उनके ज्ञान व व्यवहार में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उन सबकी विभिन्न मानदंडों के आधार पर विभिन्न परिविधियों द्वारा निरंतर जांच पड़ताल, मापन, व्याख्या आदि किया जाना है। मूल्यांकन एक समावेशी धारणा है जो कि इच्छित परिणामों के गुण, महत्व एवं प्रभावशीलता का निर्माण करने के लिए समस्त प्रकार के प्रयासों एवं साधनों की ओर संकेत करता है। यह वस्तुगत प्रमाण तथा आत्मगत निरीक्षण का मिश्रण है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन में अंतर स्पष्ट डिफरेंस। आपको बता दिया वाला क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे आप एग्जाम देने जाना और उसके बाद देख लेना गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन में क्या अंतर है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देखिए
ध्यान दीजिएगा, गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन में अंतर। पहला है गुणात्मक मापन, दूसरा है मात्रात्मक मापन। गुणात्मक मापन का आधार प्रायः मानदंड होते हैं, मात्रात्मक मापन का आधार सदैव इकाई अंक होते हैं। दूसरा है गुणात्मक मापन के मानदंड प्रायः सर्वमान्य नहीं होते हैं और मात्रात्मक मापन की इकाई सर्वमान्य होते हैं। अगला देखिएगा, गुणात्मक मापन में शून्य की स्थिति नहीं होती है और मात्रात्मक मापन में आधार ही शून्य होता है। आगे देखिए, गुणात्मक मापन में कभी भी अपने पूर्ण रूप में नहीं किया जा सकता, मात्रात्मक मापन उसके अपने पूर्ण रूप में किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार देखिए, गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन में गुणात्मक मापन का आधार प्रायः मानदंड होते हैं, मात्रात्मक मापन का आधार सदैव इकाई अंक होते हैं। दूसरा है गुणात्मक मापन के मानदंड प्रायः सर्वमान्य नहीं होते हैं और मात्रात्मक मापन के इकाई अंक सर्वमान्य होते हैं। तीसरा है गुणात्मक मापन में शून्य की स्थिति नहीं होती और मात्रात्मक मापन का आधार ही शून्य होता है। चौथा है गुणात्मक मापन कभी भी अपने पूर्ण रूप में नहीं किया जा सकता, जबकि मात्रात्मक मापन उसके अपने पूर्ण रूप में किया जा सकता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप एग्जाम में पूछा जाएगा। मापन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर, पहला है मापन, दूसरा है मूल्यांकन। मापन देखिए, पहला है मापन में गणना का कार्य अंकों के द्वारा होता है और मूल्यांकन का कार्य गुणों का आकलन करना होता है। दूसरा है मापन, इसमें किसी विशेष गुण का ही मापन किया जाता है। मूल्यांकन है, इसमें सभी गुणों का मापन किया जाता है। तीसरा है मापन, इसके परिणाम वस्तुनिष्ठ होते हैं और मूल्यांकन इसके परिणाम विषयगत होते हैं। चौथा है मापन, इसका संबंध केवल व्यक्ति विशेष से होता है। चौथा मापन, इसका संबंध व्यक्ति और समाज दोनों से होता है। पांचवा मापन, मापन ऐसे परीक्षणों का प्रयोग होता है जिसमें प्राप्त परिव्यय सदैव एक ही रहते हैं। और मूल्यांकन में आत्मगत विधियों जैसे साक्षात्कार, निरीक्षण व प्रश्नावली आदि का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आप मापन एवं मूल्यांकन में अंतर देख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, मूल्यांकन के गुण लिखिए। आपको बता दें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मूल्यांकन के गुण लिखिए। मूल्यांकन के गुण लिखिए। पहला है मूल्यांकन द्वारा छात्र को व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन देने में सुविधा होती है। मूल्यांकन द्वारा छात्रों को व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन देने में सुविधा होती है। दूसरा, छात्रों की विशिष्ट योग्यता, क्षमताओं या कमजोरियों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा, छात्रों का वर्गीकरण करने में सहायता मिलती है। चौथा, छात्रों को आत्म मूल्यांकन का अवसर मिलता है। पांचवा, व्यक्ति भिन्नता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता मिलती है। छठवां, उद्देश्यों का निर्धारण करना, छात्रों के पूर्व ज्ञान के विषय में पता लगाना, अधिगम की क्रियाओं की व्यवस्था करना तथा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की साधन तक हुई है आदि के विषय में जानकारी शिक्षक को मूल्यांकन से होती है। इसलिए मूल्यांकन के गुण लिखिए। मूल्यांकन के गुण कौन कौन से हैं? पहले, मूल्यांकन द्वारा छात्रों को व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन देने में सुविधा होती है। दूसरा, छात्रों की विशिष्ट योग्यताओं, क्षमताओं या कमजोरियों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा है, छात्रों का वर्गीकरण करने में सहायता मिलती है। चौथा है, छात्र को आत्म मूल्यांकन का अवसर मिलता है। पांचवा है, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता मिलती है। छठा, उद्देश्यों का निर्धारण करना, छात्रों को पूर्व ज्ञान के विषय में पता लगाना, अधिगम की क्रियाओं की व्यवस्था करना तथा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की साधन तक हुई आदि के विषय में जानकारी शिक्षक को मूल्यांकन से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मापन एवं परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। मापन एवं परीक्षण में अंतर, पहले मापन देखेंगे उसके बाद परीक्षण, यानी कि मापन का पहला पॉइंट देखेंगे उसके बाद परीक्षण का पहला पॉइंट, दूसरी बार देखेंगे मापन का पहला पॉइंट फिर परीक्षण का दूसरा पॉइंट, फिर देखेंगे तीसरी बार मापन का तीसरा और परीक्षण का तीसरा, फिर चौथा देखेंगे मापन का और चौथा देखेंगे परीक्षण का। इस प्रकार देखेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, मापन और परीक्षण,
मापन का फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। परीक्षण वाला देखिए फर्स्ट पॉइंट, परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मापन का दूसरा पॉइंट देखिए, मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है। मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है। परीक्षण वाला देखिए दूसरा पॉइंट, परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। तीसरा देखिए मापन का, इसमें वस्तुओं को नियमानुसार संख्यात्मक रूप प्रदान कर परिभाषित किया जाता है। इसमें वस्तुओं को निम्नानुसार संख्यात्मक रूप प्रदान कर परिभाषित किया जाता है। परीक्षण वाला तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें विभिन्न प्रकार के पदों को मानवीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है। चौथा देखिए मापन का, इसका संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। इसका संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। परीक्षण वाला चौथा पॉइंट देखिए, इसका संबंध मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मापन एवं परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। मापन एवं परीक्षण में अंतर, मापन और परीक्षण। मापन का फर्स्ट पॉइंट है, मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। परीक्षण का फर्स्ट पॉइंट देखिए, परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मापन का दूसरा पॉइंट देखिए, मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है। मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है। परीक्षण का दूसरा पॉइंट, परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। आगे देखिए मापन का तीसरा पॉइंट, मापन का तीसरा पॉइंट है, इसमें वस्तुओं को निम्नानुसार संख्यात्मक रूप प्रदान कर परिभाषित किया जाता है। इसमें वस्तुओं को निम्नानुसार संख्यात्मक रूप प्रदान कर परिभाषित किया जाता है। परीक्षण का तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें विभिन्न प्रकार के पदों को मानवीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पदों को मानवीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है। मापन का चौथा पॉइंट देखिए, इसका संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। मापन का चौथा पॉइंट क्या है, इसका संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। और परीक्षण का चौथा पॉइंट देखेंगे, इसका संबंध मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? आप बता दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा, सतत मूल्यांकन से आशय नियमित एवं निरंतर होने वाले मूल्यांकन से। फ्रेंड्स आपको बता दूं, सतत का मतलब ही होता है लगातार चलने वाला, यानी कि इसको नियमित कह सकते हैं, निरंतर कह सकते हैं। यानी कि सतत मूल्यांकन से आशय नियमित एवं निरंतर होने वाले मूल्यांकन से है। सतत शब्द का प्रयोग शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के संपूर्ण समन्वित आकलन के लिए किया जाता है। सतत शब्द का प्रयोग शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के संपूर्ण समन्वित आकलन के लिए किया जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया विद्यार्थी के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती हुई निरंतर आगे बढ़ती रहती है और यही सतत मूल्यांकन में भी होनी चाहिए। आगे देखिए, व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जो विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं संज्ञानात्मक सभी पक्षों का संपूर्ण एवं व्यापक आकलन करती है। फिर से एक बार देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? सतत मूल्यांकन से आशय नियमित एवं निरंतर यानी कि लगातार होने वाली मूल्यांकन है। सतत मूल्यांकन से आशय नियमित एवं निरंतर होने वाले मूल्यांकन से है। सतत शब्द का प्रयोग शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के संपूर्ण समन्वित आकलन के लिए किया जाता है। सतत शब्द का प्रयोग शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के संपूर्ण समन्वित आकलन के लिए किया जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया विद्यार्थी के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती हुई निरंतर आगे बढ़ती रहती है, यानी लगातार आगे बढ़ती रहती है। शिक्षा की प्रक्रिया विद्यार्थी के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती हुई निरंतर आगे बढ़ती रहती है और यही सतत मूल्यांकन में भी होनी चाहिए। अगला देखिए, व्यापक मूल्यांकन।
व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जो विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं संज्ञानात्मक सभी पक्षों का संपूर्ण एवं व्यापक आकलन करती है। व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जो विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं संज्ञानात्मक सभी पक्षों का संपूर्ण एवं व्यापक आकलन करती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए अब यहाँ पे महत्व पूछ रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालिए। फ्रेंड्स आप लोग इस पर ही ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों की शैक्षिक प्रगति का व्यापक विवरण प्रस्तुत करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों की शैक्षिक प्रगति का व्यापक विवरण प्रस्तुत करता है, जिससे छात्रों को प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है तथा जिसके आधार पर वे अपनी कमजोरियों एवं समस्याओं का निदान करके अपनी निष्पत्ति में सुधार एवं व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास कर सकें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया की सार्थकता शिक्षकों पर निर्भर करती है। यदि शिक्षक निष्पक्षता, निष्ठा, विश्वास तथा उत्तरदायित्व के साथ सतत मूल्यांकन का कार्य करेंगे तो ये निस्संदेह शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सहायक होगी। फिर से एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत एवं मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों की शैक्षिक प्रगति का व्यापक विवरण प्रस्तुत करता है। ध्यान दीजिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों की शैक्षिक प्रगति का व्यापक विवरण प्रस्तुत करता है, जिससे छात्रों को प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है तथा जिसके आधार पर वे अपनी कमजोरियों एवं समस्याओं का निदान करके अपनी निष्पत्ति में सुधार एवं व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास कर सकें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया की सार्थकता शिक्षकों पर निर्भर करती है। यदि शिक्षक निष्पक्षता, निष्ठा, विश्वास तथा उत्तरदायित्व के साथ सतत मूल्यांकन का कार्य करेंगे तो ये निस्संदेह शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सहायक होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, दक्षता आधारित मूल्यांकन से क्या आशय है। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दक्षता आधारित मूल्यांकन से क्या आशय है। दक्षता आधारित मूल्यांकन से आशय है कि छात्रों की दक्षता ग्राह्यता को सुनिश्चित करने के लिए उनकी दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिकतम की जांच या विश्लेषण करना। दक्षता आधारित मूल्यांकन से आशय है कि छात्रों की दक्षता ग्राह्यता को सुनिश्चित करने के लिए उनकी दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिकतम की जांच या विश्लेषण करना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एक अच्छे उत्तम परीक्षण से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। एक अच्छे उत्तम परीक्षण से आप क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। वर्तमान समय में बालक की जन्मजात क्षमताओं, व्यक्तित्व की विशेषताओं तथा अर्जित ज्ञान के मापन के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान समय में बालक की जन्मजात क्षमताओं, व्यक्तित्व की विशेषताओं तथा अर्जित ज्ञान के मापन के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। इन परीक्षणों का निर्माण इस ढंग से किया जाता है कि जिस गुण अथवा उपलब्धि के मापन एवं मूल्यांकन के लिए इसका निर्माण किया जा रहा हो उसके विषय में सभी पक्षों की स्पष्ट तथा शुद्ध जानकारी सहजता से प्राप्त हो सके। उससे प्राप्त फलांक प्रत्येक स्थिति में एक जैसा ही प्राप्त हो। इसके मूल्यांकन अथवा मापन में परीक्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका निर्माण निश्चित मानदंडों के अनुसार ही होना चाहिए। फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 19, एक अच्छे उत्तम परीक्षण से क्या समझते हैं, ध्यान दीजिए। वर्तमान समय में बालक की जन्मजात क्षमताओं, व्यक्तित्व की विशेषताओं तथा अर्जित ज्ञान के मापन के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान समय में बालक की जन्मजात क्षमताओं, व्यक्तित्व की विशेषताओं तथा अर्जित ज्ञान के मापन के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। इन परीक्षणों का निर्माण इस ढंग से किया जाता है कि जिस गुण अथवा उपलब्धि के मापन एवं मूल्यांकन के लिए
इसका निर्माण किया जा रहा हो। इन परीक्षणों का निर्माण इस ढंग से किया जाता है कि जिस गुण अथवा उपलब्धि के मापन एवं मूल्यांकन के लिए इसका निर्माण किया जा रहा हो उसके विषय में सभी पक्षों की स्पष्ट एवं शुद्ध जानकारी सहजता से प्राप्त हो सके। उससे प्राप्त फलांक प्रत्येक स्थिति में एक जैसे ही प्राप्त हो। इसके मूल्यांकन अथवा मापन में परीक्षक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका निर्माण निश्चित मानदंडों के अनुसार ही होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। एक अच्छे उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक अच्छे उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। ध्यान दीजिएगा। एक आदर्श परीक्षण की विभिन्न विशेषताओं को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उद्देश्यता, दूसरा है मितव्ययिता और तीसरा है व्यापकता। देखिएगा इस प्रकार से है। एक अच्छे उत्तम परीक्षण की विशेषताएं निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है उद्देश्यता। उत्तम परीक्षण की मुख्य विशेषता यह है कि उसके सुनिश्चित उद्देश्य निर्धारित हो। बिना उद्देश्य के लक्ष्य अथवा समस्या के परीक्षण का निर्माण ही नहीं किया जा सकता। उत्तम परीक्षण की मुख्य विशेषता ये है कि उसके निश्चित उद्देश्य निर्धारित हो। बिना उद्देश्य के लक्ष्य अथवा समस्या के परीक्षण का निर्माण ही नहीं किया जा सकता। परीक्षण ही उद्देश्य पूर्ति का मात्र एक साधन है। बिना उद्देश्य से साधन की उपयोगिता व्यर्थ है। दूसरा है मितव्ययिता। उत्तम परीक्षण में मितव्ययिता का होना भी अति आवश्यक है। इसका कारण है कि आज के समय में हमें परीक्षणों का प्रशासन करना संभव ही नहीं है। परीक्षण मात्र धन के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि समय तथा व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी मितव्ययी होना चाहिए। ऐसे परीक्षणों को आवश्यकता के अनुसार कभी भी प्रशासित किया जा सकता है और आज के कंप्यूटर युग में इस प्रकार का खर्चीला परीक्षण प्रयोग होना संभव नहीं है। अगला है व्यापकता। उत्तम परीक्षण में व्यापकता का होना भी आवश्यकता है। इसके अनुसार जिस योग्यता के मापन के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है उसके समस्त पक्षों से संबंधित प्रश्न का परीक्षण पद निर्माण किया जाए। ऐसा न हो पाए कि पाठ्यक्रम का थोड़ा सा भाग ही प्रतिनिधित्व कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 21। उपलब्धि निष्पत्ति परीक्षण से क्या आशय है? बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। वे एक निश्चित समय में विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं और उनमें कौशल प्रदान करते हैं। विद्यार्थी जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उनमें उनकी प्रगति कैसी है ये जानने के लिए उनका जो मापन या मूल्यांकन किया जाता है वो संप्राप्ति या उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। देखिए, विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। वे एक निश्चित समय में विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं और उसमें कौशल प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उनमें उनकी प्रगति कैसी है ये जानने के लिए उनका जो मापन या मूल्यांकन किया जाता है वो संप्राप्ति या उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। कुछ विद्वानों द्वारा इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया गया। पहला है गैरीसन तथा अन्य के अनुसार उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है। दूसरा है प्रेसी, रॉबिन्स और होरोक के शब्दों में परीक्षण का निर्माण मुख्य रूप से छात्रों के सीखने के स्वरूप और सीमा का मापन करने के लिए किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। उपलब्धि परीक्षण की कुछ परिभाषाएं लिखिए। आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा। उपलब्धि परीक्षण की कुछ परिभाषाएं लिखिए। फ्रीमैन के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वो परीक्षण है जो किसी विशेष अथवा पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कुशलताओं का मापन करती है। फ्रीमैन के अनुसार क्या बताया गया है? शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है। शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वो परीक्षण है जो किसी विशेष अथवा पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कुशलताओं का मापन करती है। दूसरा है सुपर के अनुसार एक ज्ञानांजन परीक्षण यह जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वो कोई कार्य कितनी अच्छी प्रकार से कर सकता है। अगला है थॉर्नडाइक या हेगन के अनुसार
जब हम उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर लेने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। फिर से आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, उपलब्धि निष्पत्ति के उद्देश्य बताइए। आप बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। उपलब्धि निष्पत्ति के उद्देश्य बताइए। कुछ प्रमुख विद्वानों ने उपलब्धि परीक्षणों के उद्देश्य को निम्न प्रकार से व्यक्त किया है। पहले है कुप्पुस्वामी के अनुसार विद्यालयों के ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र में दिए गए प्रशिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना। कुप्पुस्वामी के अनुसार विद्यालयों के ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र में दिए गए प्रशिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना। दूसरा है स्टोप के अनुसार विद्यार्थियों की संप्राप्ति के सामान्य स्तर को निर्धारित करना। बालक की पढ़ने लिखने में तथा विभिन्न कुशलताओं में गति एवं श्रेष्ठता निश्चित करना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्तित्व परीक्षण क्या है। आपको तो दिया क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। व्यक्तित्व परीक्षण क्या है, ध्यान दीजिए। आधुनिक युग में व्यक्तित्व भिन्नता को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और छात्रों की शैक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान किया जा रहा है। इसी के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यक्तित्वों को तथा इनमें जन्मजात एवं वर्गीकरण विशेषताओं एवं गुणों का मापन तथा मूल्यांकन अनिवार्य हो गया है। इसके हेतु मनोवैज्ञानिकों ने अनेक विधियों एवं परीक्षणों का निर्माण एवं विकास किया है, जिन्हें व्यक्तित्व परीक्षण के नाम से पुकारा जाता है। फिर से देखिए व्यक्तित्व परीक्षण क्या है। आधुनिक युग में व्यक्तित्व भिन्नता को आधुनिक युग में व्यक्तिगत भिन्नता को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान किया जा रहा है। इसी के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यक्तियों को तथा इनमें जन्मजात एवं वर्गीकृत विशेषताओं एवं गुणों का मापन तथा मूल्यांकन अनिवार्य हो गया है। इसके हेतु मनोवैज्ञानिक ने अनेक विधियों एवं परीक्षणों का निर्माण एवं विकास किया है, जिन्हें व्यक्तित्व परीक्षण के नाम से पुकारा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, सुसंगठित व्यक्तित्व की विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुसंगठित व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। देखिए, पर्यावरण से ठीक प्रकार से समायोजन करने के हेतु संगठित व्यक्तित्व का होना आवश्यक है। पर्यावरण से ठीक प्रकार से समायोजन करने हेतु संगठित व्यक्तित्व का होना आवश्यक है। संगठित व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्ति में बुद्धि, इच्छा, संकल्प, संवेग आदि मानसिक क्रियाएं व्यवस्थित तथा संगठित रूप से कार्य करती रहें। समानता संगठित व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला है उत्तम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा है आत्मचेतना, तीसरा है सामाजिकता, चौथा है समायोजनशीलता, पांचवा है दृढ़ संकल्प शक्ति, छठा है संतोष, उच्चाकांक्षा और उद्देश्य पूर्णता। फिर से एक बार देख लीजिए सुसंगठित व्यक्तित्व की विशेषताएं। देखिए, पर्यावरण से ठीक प्रकार से समायोजन करने हेतु संगठित व्यक्तित्व का होना आवश्यक है। संगठित व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्ति में बुद्धि, इच्छा, संकल्प, संवेग आदि मानसिक क्रियाएं व्यवस्थित तथा संगठित रूप से कार्य करती रहीं। समानता संगठित व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला है उत्तम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा है आत्मचेतना, तीसरा है सामाजिकता, चौथा है समायोजनशीलता, पांचवा है दृढ़ संकल्प शक्ति, छठा है संतोष, उच्चाकांक्षा और उद्देश्य पूर्णता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तित्व मापन विधियों की सूची बनाइए। इंपॉर्टेंट है ये, व्यक्तित्व मापन विधियों की सूची बनाइए। शिक्षा मनोविज्ञान के शैक्षिक प्रभाव एवं प्रगति को जानने के लिए व्यक्तित्व मापन का प्रश्न उठता है। शिक्षा मनोविज्ञान के शैक्षिक प्रभाव एवं प्रगति को जानने के लिए व्यक्तित्व मापन का प्रश्न उठता है। व्यक्तित्व का परीक्षण बहुत कठिन कार्य है, उसके लिए किसी विधि विशेष को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के परीक्षण अथवा मापन की कुछ विधियों का निर्माण किया है, जिन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है व्यक्तिक विधियाँ, दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियाँ, तीसरा है प्रक्षेपण विधियाँ, चौथा है मनोविश्लेषण विधियाँ। पहला क्या है, पहला है व्यक्तिक विधियाँ सब्जेक्टिव मेथड्स, दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियाँ ऑब्जेक्टिव मेथड्स,
तीसरा है प्रक्षेपण विधियाँ प्रोजेक्टिव मेथड्स, और चौथा है मनोविश्लेषण विधियाँ। क्या है? ये है साइको एनालिटिक मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तित्व मापन विधियों की सूची। शिक्षा मनोविज्ञान के शैक्षिक प्रभाव एवं प्रगति को जानने के लिए व्यक्तित्व मापन का प्रश्न उठता है। व्यक्तित्व का परीक्षण बहुत कठिन कार्य है, उसके लिए किसी विधि विशेष को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के परीक्षण अथवा मापन की कुछ विधियों का निर्माण किया है, जिन्हें निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया गया है या किया जा सकता है। पहला है व्यक्तिगत विधियाँ सब्जेक्टिव मेथड्स, दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियाँ ऑब्जेक्टिव मेथड्स, तीसरा है प्रक्षेपण विधियाँ प्रोजेक्टिव मेथड्स, चौथा है मनोविश्लेषण विधियाँ साइको एनालिटिक मेथड्स। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, परीक्षण की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षण की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ध्यान दीजिएगा, परीक्षण की आवश्यकता का जन्म व्यक्तिगत भिन्नताओं के उद्गम के फलता हुआ। परीक्षण की आवश्यकता का जन्म व्यक्तिगत विभिन्नताओं के उद्गम के फलता हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रवृत्ति का अध्ययन करने वाले गाल्टन और कैटिल जैसे मनोवैज्ञानिकों की रुचि वैयक्तिक भिन्नताओं के स्वरूप, उत्पत्ति, समस्याओं के अध्ययन की ओर प्रवृत्त हुई। तभी से परीक्षण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। जीवन के सभी पहलुओं में भिन्नताओं के दर्शन होने लगी। छात्रों, व्यक्तियों के मानसिक स्तर, क्षमताओं, गुणों, योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, उपलब्धियों आदि में विषमताएं दृष्टिगोचर होने लगी। इस समय मनोवैज्ञानिकों को एक ऐसे यंत्र उपकरण की आवश्यकता प्रतीत होने लगी जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करते हुए समायोजन बनाने का प्रयास करे। अतः सर्वप्रथम अन्वेषण शुरू हुए, फिर प्रयोग कार्य संपन्न हुए, फिर शनै शनै परीक्षणों को प्रयुक्त करना आरंभ हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, परीक्षण क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए परीक्षण क्या है? मोटे तौर पर एक परीक्षण व्यक्ति के व्यवहारिक अध्ययन का वह साधन है। मोटे तौर पर एक परीक्षण व्यक्ति के व्यवहारिक अध्ययन का वह साधन है जो उसके प्रति कोई निर्णय लेने तथा उसे समझने में सहायता प्रदान करता है। परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन किया जा सकता है तथा उसके चरित्र और व्यक्तित्व का अध्ययन भी। एक परीक्षण वह वस्तुनिष्ठ और प्रमाणीकृत उपकरण या साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, उपलब्धियों, व्यक्तित्व के शील गुणों, विशेषताओं और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का परिमाणात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। परीक्षण व्यक्ति को समझने और समूह में उसकी तुलना करने में भी पर्याप्त सहायता करता है। फिर से देखिए परीक्षण क्या है, आपको फिर से बता दें एक बार, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। परीक्षण क्या है? मोटे तौर पर एक परीक्षण व्यक्ति के व्यवहारिक अध्ययन का वह साधन है जो उसके प्रति कोई निर्णय लेने तथा उसे समझने में सहायता प्रदान करता है। परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन किया जा सकता है तथा उसके चरित्र और व्यक्तित्व का अध्ययन भी। एक परीक्षण वो वस्तुनिष्ठ और प्रमाणीकृत उपकरण या साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, उपलब्धियों, व्यक्तित्व के शील गुणों, विशेषताओं जैसे मनोवैज्ञानिक पहलुओं का परिमाणात्मक या गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। परीक्षण व्यक्ति को समझने और समूह में उसकी तुलना करने में भी पर्याप्त सहायता करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, परीक्षण की परिभाषा लिखिए। ये वाला क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में छपा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, परीक्षण की परिभाषा लिखिए। परीक्षण की निम्नलिखित परिभाषा इसके अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक है। मनोविज्ञान की शब्दावली के अनुसार परीक्षण मानवीकृत एवं नियंत्रित स्थितियों का वह विन्यास है जो व्यक्ति से अनुक्रिया प्राप्त करने हेतु उसके सम्मुख पेश किया जाता है जिससे वो पर्यावरण की मांगों के अनुकूल प्रतिनिधित्व व्यवहार का चयन कर सके। फिर से देखिए परीक्षण की परिभाषा लिखिए। परीक्षण की निम्नलिखित परिभाषा इसके अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक है। मनोविज्ञान की प्रश्नावली के अनुसार परीक्षण मानवीकृत एवं नियंत्रित स्थितियों का वह विन्यास है जो व्यक्ति से अनुक्रिया प्राप्त करने हेतु उसके सम्मुख पेश किया जाता है जिससे वो पर्यावरण की मांगों के अनुकूल प्रतिनिधित्व व्यवहार का चयन कर सके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, परीक्षण और मापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। वाला क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछेगा। परीक्षण और मापन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
परीक्षण और मापन में अंतर। फर्स्ट पॉइंट है, परीक्षण का क्षेत्र सीमित संकुचित है, जबकि मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न शोधों में किया जाता है। परीक्षण का क्षेत्र सीमित एवं संकुचित है, जबकि मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न शोधों में किया जाता है। दूसरा है, परीक्षण अधिकाधिक मानसिक और मनोवैज्ञानिक गुणों योग्यताओं से संबंधित है, जबकि मापन के अंतर्गत प्रायः भौतिक गुणों का ही अध्ययन अधिक किया जाता है। दूसरा क्या है, परीक्षण अधिकाधिक मानसिक और मनोवैज्ञानिक गुणों या योग्यताओं से संबंधित है, जबकि मापन के अंतर्गत प्रायः भौतिक गुणों का ही अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, परीक्षण का प्रयोग स्वयं एक उपकरण के रूप में किया जाता है, जबकि मापन के अंतर्गत भौतिक एवं मानसिक दोनों ही उपकरणों की आवश्यकता होती है। चौथा है, परीक्षण के माध्यम से छात्र या व्यक्ति के विषय में ज्ञात किया जाता है। मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। यदा कदा मापन को परीक्षण के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। पांचवा है, परीक्षण में विविध प्रकार के पद सम्मिलित होते हैं, जिनको परिमापीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है, जबकि मापन के अंतर्गत धातुओं को नियम के अनुसार संख्यात्मक रूप प्रदान करके परिभाषित किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, परीक्षण एवं प्रयोग में अंतर। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। परीक्षण एवं प्रयोग में अंतर। फर्स्ट पॉइंट है, परीक्षण के अंतर्गत बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता, उपलब्धि आदि मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, किंतु प्रयोग में मात्र स्वतंत्र चरों के घटाने एवं बढ़ाने के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, परीक्षण का उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करना होता है, अर्थात परीक्षण में व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जबकि प्रयोग में व्यक्ति की मात्र प्रतिक्रियाओं का ही अध्ययन करना संभव है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा है, परीक्षणों के निर्माण में उनका परिमापीकरण, वैधता, विश्वसनीयता और मानकों की गणना करनी पड़ती है, जबकि प्रयोगों में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रयोग में मात्र उद्दीपक तथा जीव परिवर्तियों को ही नियंत्रित किया जाता है। चौथा पॉइंट है, परीक्षण का क्षेत्र प्रयोग की तुलना में अधिक संकुचित है, क्योंकि इसका प्रयोग मात्र उन्हीं व्यक्तियों हेतु उपयुक्त है जिन पर उनका परिमापीकरण किया गया है। भाषा प्रयोग होने से परीक्षण केवल भाषा जानने वालों पर ही उपयुक्त सिद्ध होता है, किंतु प्रयोग तो प्रत्येक परिस्थिति में क्रियान्वित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपका ये 5th सेमेस्टर एजुकेशनल असेसमेंट यानी कि एजुकेशन पेपर 1 जो है, जिसको हिंदी में शैक्षिक मूल्यांकन कहा जाता है, आपका कंप्लीट हो गया है।